चलिए, गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, तो पेपर में डाउट है क्या? पहले पेपर डिस्कस कर लेते हैं। बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 में पहले डाउट लिखा दो तो मेरे को। मैं देख लेता हूँ जो कॉमन डाउट होगा है, जो कोई ऐसा होगा वही डिस्कस करेंगे, सारे नहीं करेंगे, बाकी मेरे से अलग से पूछ लेना। 1 से लेके 5 में कोई डाउट है? नहीं है। चलो, 6 से लेके 10 तक में, 1 से लेके 10 तक में कोई डाउट है? 1 से लेके 10 तक में 1 एंड 4th। चलो, 11 से लेके 20 में, 11 से लेके 20 तक में कोई डाउट है? 11, 12, 15 और 20। 21 से 25 में, 21 से 25 में ये कौन है 27 वाला? मतलब कुछ भी अनुराग, 27 है, 22, 23 आगे का ठीक हो गया? रिपांशु सही हो गए तुम? रूपांशु सही हो गए क्या? बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। 23 वाला, चलो वेरी गुड। और 22 भी है, और एक 24 भी कोई बोल रहा है। ठीक है, हाँ 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 हाँ, अब सही हो गया, बताते हो। 14th भी कोई बोल रहा है। चलो, मैं देख लेता हूँ, जो बताने वाला होगा वही बताएंगे भाई, सारे नहीं बताएंगे। बाकी जिसका कोई बचता है तो फिर मेरे से आप अलग से पूछ लेना, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस आर इक्वल्स टू 0। ये रूट्स अल्फा बीटा हैं, और अल्फा प्लस 1 एंड बीटा माइनस 1 are the roots of equation x square minus qx plus r equals to 0। ठीक है, तो देन r इज इक्वल टू, r की वैल्यू आपको बतानी है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू p हो गया, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू r हो गया। इधर से यदि इन दोनों को ऐड करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू q हो गया, और दोनों को यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस माइनस दिस इज इक्वल्स टू r हो जाएगा। सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट से कर दिया। तो इन दोनों से मुझे एक चीज और पता लग गई कि p इज इक्वल्स टू q भी हो गया है। अल्फा प्लस बीटा p आया, और वहां से दोनों को ऐड करा तो ये q आ गया है मेरे पास। ठीक है, और दोनों को यदि मैं प्रोडक्ट करूंगा, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो मेरे पास अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू आर। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? आर है, तो ये आर से आर कैंसिल हो गया, तो यहां से अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास -1 आ गई। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है, देन आर की वैल्यू पूछी है उसने। ठीक है, आर की वैल्यू पूछी है, तो अल्फा माइनस बीटा -1 है, और p इज इक्वल टू क्यू भी आ रहा है मेरे पास, p इज इक्वल टू क्यू आ रहा है। ठीक है, तो आर की वैल्यू p के टर्म्स में या q के टर्म्स में पूछी है। ठीक है, तो आर की वैल्यू p के q के टर्म्स में पूछिए ना, तो अपन एक काम कर सकते हैं, p इज इक्वल टू q भी आ रहा है, अल्फा बीटा आर द रूट्स एंड अल्फा प्लस देन द रूट्स ऑफ देन r इज इक्वल टू। ठीक है, तो इसका रूट निकल जाएगा क्या, अल्फा प्लस बीटा, तो एक काम कर सकते हैं ना, रूट निकल जाएगा दोनों का। ठीक है, ये दोनों को रिलेट कर लेंगे ना, अल्फा प्लस बीटा ये आ गया, और अल्फा माइनस बीटा ये आ गया, और अल्फा बीटा ये आ गया। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 4 अल्फा बीटा। ठीक है, सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इसका सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स करेंगे तो ये आएगा, इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, ये मैंने रैंडम लिखा है, ये मैंने रैंडम लिखा है।
ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर पी स्क्वायर आ गया, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर 1 आ गया, और 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू आर आ गया। तो एक तो आर की वैल्यू पी स्क्वायर प्लस 1 बाय 4 हो सकती है, और पी इज इक्वल टू क्यू आ गया मेरे पास, तो पी इज इक्वल टू क्यू आ गया, तो इसकी वैल्यू क्यू स्क्वायर प्लस 1 बाय 4 भी हो सकती है। क्या दिक्कत हुई भाई? क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो। फोर्थ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द रियल रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रियल रूट्स, तो ये तो करा हुआ क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ द रियल रूट्स करा हुआ क्वेश्चन है, पूरा नहीं बताऊंगा मैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 45 लिखा हुआ है ना, इसको टी मान लो, इसको लिख लेता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 30 को लिख लेते हैं 45 माइनस 15, तो इसको टी मान लिया, तो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 2t, तो टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 15 इक्वल्स टू 0, 5 3 जा 15, t इक्वल्स टू 5, t इक्वल्स टू माइनस 3। व्हाट इज t? दिस, इसको t माना था, इसकी वैल्यू माइनस 3 नहीं हो सकती है, इसकी वैल्यू माइनस 3 नहीं हो सकती है, क्योंकि अंडर रूट में है, हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो सीधे सीधे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 45 को आप इज इक्वल्स टू 5 कर लो, सीधे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यहां से निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11th, number of integral point satisfying, क्वेश्चन नंबर 11th में है, नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट सेटिस्फाइंग log 2 mod x plus 3 माइनस 1 अपॉन लिखा हुआ है, इसको प्रॉपर्टी लगा के मैं ऊपर ले जा सकता हूं, 1 अपॉन में लिखा था, log की प्रॉपर्टी यदि आपको, ठीक है, फर्स्ट का आंसर सी है, फर्स्ट का आंसर सी है, अपने डी आ रहा था क्या? क्यू स्क्वायर प्लस 1/4 सही करा था ना अपन ने, अल्फा, अच्छा वो माइनस आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, बीच में माइनस आएगा, वो मैंने गलत कर दिया, बीच में ना माइनस आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आएगा, हाँ हाँ वो बीच में माइनस आएगा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो फिर माइनस आ जाएगा वो, है ना, वो करेक्शन कर लिया, हाँ हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11th में मैंने सबसे पहले इसको ऊपर ले गया, तो log a माइनस log b लग गया, ग्रेटर देन 2 हो गया, तो log a माइनस log b लगाया, तो log ऑफ a प्लस b, दिस अपॉन दिस इज ग्रेटर देन 2, तो 2 को उधर ले जाएंगे, 2 पावर 4 हो गया, x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन 4 हो गया। इसको कैसे सॉल्व करते थे याद है? स्क्वायरिंग करके, याद है मॉड की प्रॉपर्टी, ठीक है, स्क्वायरिंग करके भी कर सकते थे, वैसे भी कर सकते थे, आप प्रॉपर्टी लगा के स्क्वायरिंग कर लेते हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे, तो दिस प्लस b इनटू दिस माइनस b ग्रेटर देन 0, इसको सॉल्व करा अपन ने, तो यहां पर आएगा 5x माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1, और यहां पे आएगा, नीचे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ ही जाएगा, है ना, और इधर से सॉल्व करोगे तो x माइनस 4x माइनस 3x प्लस 3 प्लस 4 प्लस 7 ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो माइनस कॉमन लेके हटा देते हैं, इसमें माइनस कॉमन लेके हटाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो 5x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 7 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन 0, तो x की वैल्यू आएगी 1/5 से लेकर 7/3 तक, बट इसमें एक्सक्लूड किसको करना पड़ेगा? 1 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ये तो एक बात हो गई, ठीक है, कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी लॉग की, इसमें नहीं, अपना ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था? अपना ओरिजिनल क्वेश्चन था ये, हमेशा कंडीशन चेक करनी है, ओरिजिनल क्वेश्चन में करनी है, 1 अपॉन, एक स्टेप भी आप मॉडिफाइड मत करना चेक करते समय,
मुझे इसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करने की एक ही कंडीशन थी, मॉड हमेशा पॉजिटिव आएगा ही सही, x की वैल्यू -3 नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, x की वैल्यू -3 नहीं हो रही है। इधर आ जाते हैं, इसमें इसकी वैल्यू एक तो 0 नहीं होनी चाहिए, तो 1 तो एक्सक्लूड कर ही रखा है, और एक x की वैल्यू 2 भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि x की वैल्यू यदि 2 हो गई, x की वैल्यू यदि 2 हो गई तो बेस में 1 आ जाएगा, बेस में 1 आ जाएगा, तो 2 को भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा, 2 को भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा, 1,2। तो अपने से क्या पूछा था, इंटीग्रल पॉइंट पूछा था, तो इसमें इंटीग्रल पॉइंट 1 आ रहा था, 2 आ रहा था, लेकिन दोनों ही माइनस करने पड़ रहे हैं, तो इसलिए नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट 0 आ जाएंगे। हमेशा ध्यान रखना बेटा, कंडीशन कभी भी चेक करो तो ओरिजिनल क्वेश्चन में करना। अभी आप जैसे देखो यहाँ पे और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको लगेगा यार 2 रख सकते हैं अपन, यहाँ पे लगेगा 2 रख सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन तो ये था ना, इसमें 2 नहीं रख पाएंगे अपन, ठीक है। चेक करने के लिए ओरिजिनल क्वेश्चन को यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, coordinates of the vertices of a triangle are 0, 0. The next coordinate of the circumcenter of the triangle. Circumcenter के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स मुझे दिए हुए हैं 0, 0, 4,0, ठीक है। कभी जैसा पॉइंट इजी रहता है ना, तो आप थोड़ा सा रफ डायग्राम भी बना लो, ठीक है। तो 0, 0, ठीक है, करा हुआ है, और 4,4 यहां पर आएगा 2,2√3, ठीक है। ये ऐसा हो गया मेरे पास ट्राइंगल, ठीक है। तो 4, 12 मेरे ख्याल से कुछ बन रहा है क्या, ये इक्विलेटरल टाइप का कुछ बन रहा है क्या, ये 4 हो गया अपने पास, इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो 4, 4 3 12, अरे ये भी 4 आ रही है, ये भी 4, बहुत बढ़िया, ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया है, हो रहा है कि नहीं, है ना, यही हो रहा है ना, इक्विलेटरल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और बस इक्विलेटरल ट्राइंगल यदि हो रहा है तो मैंने बताया था इक्विलेटरल ट्राइंगल में मीडियन सेंट्रोइड सब कुछ एक ही होता है, तो एक ही यदि होता है तो सबसे आसान क्या होता है मेरे लिए, सबसे आसान क्या होता है निकालना, सेंट्रोइड, तो सेंट्रोइड निकाल लो, वही आपका सरकम सेंटर होगा, वही आपका इन सेंटर होगा। आप बोलोगे सर हमें कैसे पता लगेगा कि हमें चेक करना है, हाँ ये जरूर पॉइंट है, कभी कभी क्वेश्चन में अब ये सब चीजें अपने को करके देखनी पड़ेगी, है ना, कि अब आप बोलो भाई सरकम सेंटर निकालना था, कायदे से तो इसकी जरूरत तो थी नहीं वैसे तो, पर मैंने ऐसे रैंडमली मुझे लगा यार कि थोड़ी सी मैंने ओरल कैलकुलेशन करी तो मुझे लगा यार ये 4 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, तो इसको भी चेक करके देख लें, है ना, कि कहीं ऐसा तो नहीं है, और जनरली होता ही है, ठीक है। कोई बोल रहा है आइसोस्केलस बनेगा, आइसोस्केलस बन रहा है क्या, 4, 4 या 12, 12 और 4 16 का अंडर रूट 4 बिल्कुल सही है, 2 - 4 2 दूनी 4 4 3 इक्विलेटरली तो बन रहा है ना, क्यों इक्विलेटरली तो बन रहा है? हाँ ठीक है। आंसर क्वेश्चन में क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर, तो 6/3 2, 4 2 6, हाँ आंसर क्या बोल रहा है वो सी, आंसर डी दिया है क्या, क्या बोल रहे हैं आंसर गलत दिया है क्या, डी में डी दिया है, डी दिया है क्या आंसर, चलो मेरे को बता देना, अभी मैं करेक्शन करवा दूंगा, मैं चेक कर दूंगा, है ना। चलो मेरे को बताना आप आंसर, अभी क्लास के बाद एक बार याद दिला देना, तो मैं तुरंत करेक्शन करवा दूंगा, है ना आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 14 15 में क्या प्रॉब्लम है भाई, 14 वाले, इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज वन वर्टेक्स अनदर दिस देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स, अरे तो बहुत इजी है यार, ये 0 0 है ना, एक वर्टेक्स दिया हुआ है 3,√3 पर इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब अभी वैसे अपन ने स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ा, नहीं तो क्वेश्चन क्या ओरली हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन पढ़ लोगे ना तो ओरली भी हो जाएगा, ठीक है। उसमें सॉल्यूशन सेम ही दिया है पर आंसर गलत दिया, ओके ओके आंसर अपन करेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो 0 0 हो गया, 3√3 हो गया,
है ना। अब वैसे तो इसमें तो इक्विलेटरल बोला है ना, अब मान लो इक्विलेटरल यहाँ पे कहीं पे मान लेता हूँ मैं एक्स वाई, ऐसा। तो वैसे तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो आप, ऑप्शन से ही चेक हो जाएगा यार, है ना। ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 9 + 3 12, 2√3 हो गया। इसको एक्स वाई मान लो, ये भी 2√3 होना चाहिए। अंडर रूट ऑफ x² + y², इसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 2√3। इधर से इसकी डिस्टेंस निकाल लो, वो भी 2√3 होनी चाहिए। दोनों को इक्वल कर लो, या फिर वहां से x आ जाएगा, है ना। ठीक है, हो जाएगा ना। इक्वेशन सॉल्व करनी है नहीं तो ऑप्शन से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 15th वाले में इन अ जीपी कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव नंबर द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स इज 4 and the second term is reciprocal of the fourth term. In a GP consisting of positive number, the product of the first 4 terms, product of the first 4 terms is 4. तो a power 4, 3 2 6 और 1 7, that is 4. ठीक है, and the second term is reciprocal of the fourth term. Second term is the reciprocal of the fourth term, means a square r की पावर 4 is equals to 1 हो गया। ठीक है, a स्क्वायर r की पावर 4 इक्वल्स टू 1 हो गया। तो इसका स्क्वायरिंग कर देता है, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो a पावर 4 r पावर 8 की वैल्यू 1 हो गई, तो a पावर 4 इंटू r पावर 7 की वैल्यू 1/r हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो 1/r इज इक्वल्स टू 4 हो गया, तो r इज इक्वल्स टू 1/4 हो गया। r की वैल्यू कहीं भी रख दो, ये आ जाएगा अपने पास, a आ गया, r आ जाएगा, तो बाकी तो इनफाइनाइट जीपी तो आ ही जाएगा फिर आपके पास। ठीक है, r की पावर 6 है, 3 2 5, ओ 6 है क्या, सॉरी 3 2 5 6 होगा ना। तो अपन एक काम करते हैं ना, ठीक है ना जी, तो क्या दिक्कत है, ये आया तो इसको r स्क्वायर कर लोगे, तो r जो है क्या ±1/2 कर लेना। पॉजिटिव है तो प्लस ही लेना है, वैसे पॉजिटिव नंबर दिया है तो r 1/2 ले लेना, है ना। ठीक है, फिर से समझ लो अक्षर, 4 जीपी में कुछ नहीं, बहुत सिंपल, मैंने नंबर भी नहीं, 4 जीपी के नंबर का प्रोडक्ट दिस इनटू दिस इनटू दिस इनटू दिस इज इक्वल्स टू 4 दिया हुआ, मल्टीप्लाई करा, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, और उसने बोला है कि सेकंड टर्म इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोर्थ टर्म। ये सेकंड टर्म, ये फोर्थ टर्म, सेकंड टर्म इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोर्थ टर्म, ये कर दिया मैंने। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर r पावर 4 इक्वल्स टू 1 आ गया अपने पास। ठीक है, मेरे पास वैल्यू ये थी, a पावर 4 r पावर 6 की वैल्यू ये थी, तो मैंने क्या करा, इसका स्क्वायरिंग कर दिया, इसका स्क्वायरिंग कर दिया, तो a पावर 4 r पावर 8 की वैल्यू 1 आ गई। अब चाहो तो दोनों को डिवाइड कर दो, ऐसा मान लो दोनों को डिवाइड कर दिया, सबसे अच्छा, आप तो कंफ्यूजन ही मत रखो। लेट्स से मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया, तो दोनों को डिवाइड करा तो r स्क्वायर की वैल्यू 1/4 आ गई, तो r की वैल्यू ±1/2 आ गई, है ना। ठीक है, हाँ, कौन बोल रहा r इक्वल्स टू 2 भी आ रहा है, r इक्वल्स टू 2 कैसे आएगा अन्ना, और कोई कंडीशन भी बनती है क्या, r इक्वल्स टू 2 भी आ रहा है क्या, क्यों आएगा, इससे आंसर नहीं आ रहा क्या 1/2 से, ये यदि 1/2 में लूंगा तो मेरे पास a r 1/2 लिया यदि, तो 4 16, तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, a इज इक्वल्स टू 4, तो इनफाइनाइट जीपी का सम a/1 माइनस r 8 आंसर नहीं आ रहा क्या, नहीं आ रहा ना। क्वेश्चन में 8 ही आ रहा है, ठीक है, 8 ही आ रहा है, 8 ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो 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 चलो, क्वेश्चन नंबर 19 में कुछ बच्चे बोल रहे थे कि आउट ऑफ कोर्स है, हालांकि मुझे नहीं लगा कि आउट ऑफ कोर्स है वो क्वेश्चन। मैं सॉल्यूशन बता देता हूं, आपको लगे तो आप मेरे को बताना कि आउट ऑफ कोर्स है। लाइन की इक्वेशन उसने दी हुई है y इक्वल्स टू mx प्लस c, और ये बोल रहा है कि लाइन 2, 4 और 3, -5 से पास हो रही है।
तो लाइन 2,4 से पास हो रही है तो ऑब्वियसली इसको सेटिस्फाइड करेगी, ये तो सबको आता ही होगा, इसमें क्या डाउट है। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, दोनों को माइनस करेंगे यदि तो माइनस माइनस माइनस, तो 9 इज इक्वल्स टू माइनस m, तो m की वैल्यू -9 आ गई, m की वैल्यू -9 इसमें रख देते हैं, -18 प्लस c, तो c की वैल्यू 22 आ गई। ऐसा है क्या, मतलब आउट ऑफ सिलेबस जैसा है यार, ऐसा तो मतलब कुछ उसमें है, मतलब ठीक है, वो अब सेटिस्फाइड करने वाला पॉइंट है तो आता होगा ना, मतलब 10th में स्पेशल मैंने ये नहीं बताया भाई, कंसेप्ट तो एक ही यूज करा ना, ये पॉइंट लाइन के ऊपर है तो उसको सेटिस्फाइड करेगा, है ना। ठीक है, हाँ मतलब बेसिक है, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, ऐसा नहीं है उसमें कुछ भी। देन क्वेश्चन नंबर 20, लेट a1 a2 a3 up to n are in AP if, ठीक है, AP दिया हुआ है और आपको ये बोल रहा है कि a1 plus a2 up to AP upon a1 plus a2 up to aq is equal to p square plus p and q square plus q, p not equals to q। ये वो ऐसा ना एक क्वेश्चन है, एपी का बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, याद आ रहा है, एपी में बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन टाइप का है ये। जैसे ये a1 a2 AP मतलब एक तरह से p टर्म का सम हो गया, एपी के p टर्म का सम हो गया, p/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ये नीचे q टर्म का सम हो गया, नीचे q टर्म का सम हो गया, 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी हो गया, p स्क्वायर प्लस p अपॉन q स्क्वायर प्लस q, ये कैंसिल, p यहां से कॉमन लेके कैंसिल, q यहां से कॉमन लेके कैंसिल, इसको ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दो, इसको ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दो, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। a प्लस p माइनस 1/2 इंटू डी, a प्लस q माइनस 1/2 इंटू डी, ये मेरे पास आ गया p प्लस 1/q प्लस 1। आपसे क्या पूछा है, देन द वैल्यू ऑफ a5/a15, a5/a15, a5 मतलब हो गया a प्लस 4d, a15 मतलब क्या हो गया a प्लस 14d, यहां पे कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, और यहां पे कितना आना चाहिए 14 आना चाहिए। बोलो बच्चों हो जाएगा, p और q की वैल्यू निकाल के रख दो सीधा सीधा, है ना। और क्या है क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में, अरे यार 22 बताओ, 22 पूछ रहे हो यार, अल्फा स्क्वायर 5 अल्फा माइनस 3 बीटा स्क्वायर 5 बीटा माइनस 3, देयर इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5x माइनस 3 whose roots are अल्फा बीटा। इन दोनों को देख के मैं डायरेक्टली बता सकता हूं कि एक इक्वेशन होगी x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5x माइनस 3 जिसके रूट्स अल्फा और बीटा होंगे, तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 5, अल्फा बीटा इक्वल्स टू -3, एलसीएम लेकर नीचे सॉल्व कर लेना, अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी, इजी था है तो। हाँ 23 क्वेश्चन सारे देखो, मतलब ऐसा, मतलब ये कोई क्वेश्चन ऐसा तो आया ही नहीं अभी तक मेरे को, तो ऐसा जितने डाउट पूछे कोई एक आध कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगा ही नहीं जिसमें थोड़ा भी मतलब आपको डिफरेंट तरीके से कुछ सोचना हुआ, मतलब ये तो डायरेक्ट वाले क्वेश्चन है। 23 में क्या बोलता है देखें, 23 में डिटरमिनेंट के बारे में उसने ये बोला है कि in इज इक्वल टू 1 2n माइनस 1, है ना, k स्क्वायर प्लस k प्लस 2, k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस k प्लस 2। आपको निकालना था समेशन, नहीं निकालना नहीं है, समेशन n इक्वल्स टू 1 से लेकर k तक की वैल्यू दी हुई है 96, तो अपने को k की वैल्यू बतानी थी।
बताया था समेशन निकालने का तरीका कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट में समेशन कैसे बताया था कि यदि किसी एक रो या किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही यदि एक्स के या वेरिएबल हो तो आप समेशन को सीधा, ठीक है, सीधा समेशन को क्या कर सकते हैं, सीधा अंदर ले जा सकते हैं, ठीक है, सीधा समेशन को अंदर ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं ना, ठीक है। यदि ये समेशन है तो समेशन अंदर ले जा सकते हैं। एक वेरिएबल है तो फर्स्ट कॉलम में लगा देंगे, बहुत बढ़िया, फर्स्ट कॉलम में लगा देंगे। फर्स्ट कॉलम में लगाओगे तो समेशन ऑफ 1 समेशन ऑफ 2 को बाहर ले लेते हैं और यहां पे समेशन ऑफ 2n माइनस 1, n इक्वल्स टू 1 से लेकर k तक। ये k ऐसा का ऐसा, ये k ऐसा का ऐसा, ये बाकी सब ऐसा का ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। और 1 से लेकर k तक, तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 प्लस 1 प्लस 1 k टाइम्स इसकी वैल्यू कितनी हो गई, k हो जाएगी। इसकी वैल्यू समेशन n की वैल्यू बोलो, 1 से लिखते थे 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू k रखते थे ना, तो ये हो जाएगा k प्लस 1/2, है ना, ये हो गया k। इसकी वैल्यू हो जाएगी k इंटू k प्लस 1/2, ठीक है। इसमें ये 2 तो कांस्टेंट रहा, समेशन n की वैल्यू k इंटू k प्लस 1/2 हो जाएगी, -1 तो इसकी वैल्यू माइनस k हो जाएगी, ठीक है। 1 का समेशन k हो जाएगा। अपने को ये इज इक्वल टू 96 उसने दिया हुआ, ठीक है। k यहां से कॉमन ले लेते हैं, k स्क्वायर प्लस k प्लस 2 यहां से आ गया, k स्क्वायर प्लस k यहां से आ गया, k स्क्वायर प्लस k प्लस 2 यहां से आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां पे भी ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास अब यहां से तो k कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और इसको भी सॉल्व करेंगे, k स्क्वायर प्लस k तो ये भी कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ गया k, तो मैं यहां से तो कॉमन ले ही लेता हूं, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा k स्क्वायर प्लस k, यहाँ पे केवल k स्क्वायर बच रहा है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे k स्क्वायर प्लस k प्लस 2, यहाँ पे k स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे k, यहाँ पे k स्क्वायर प्लस k और यहाँ पे k स्क्वायर प्लस k प्लस 2, ठीक है। तो एक बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट में मेरे को दिख रही है, जिससे बहुत इजीली अपन फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं। C1 को लगा देता हूं मैं, C1 माइनस C2 लगा सकते हैं, C1 को C1 माइनस C2 लगा देते हैं। तो C1 को यदि मैं C1 माइनस C2 लगाऊंगा तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0, और दिस माइनस दिस करा तो यहां पे आ गया -2, ठीक है। नाउ 1 k स्क्वायर प्लस k प्लस 2 k स्क्वायर दिस, ठीक। अब सीधे एक्सपेंशन करते हैं, k कॉमन है R1 से, हाँ k कॉमन, अच्छा k तो यहां तो कॉमन आ गया था ना, ये तो 1 ही बचा, यहाँ पे तो 1। अब सीधे एक्सपेंशन कर देते हैं, तो k इंटू इधर से ये 0 ये 0, -2 इंटू दिस इंटू दिस, k स्क्वायर प्लस k प्लस 2 माइनस k स्क्वायर, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब तो हो जाएगा सॉल्व, ठीक है, कर देता हूं मैं अब एक बार, ठीक है। कितना बचा मेरे पास, -2k इंटू k प्लस 2 इज इक्वल टू 96, 2 से ये कैंसिल हो गया, कितना 48 होगा ना, हाँ, तो -k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 48 इक्वल टू 0, नहीं उधर जाके +48 हो जाएगा ना, माइनस है तो इधर आके प्लस माइनस उधर जाएगा तो इधर आके, ये ठीक है ना,
तो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 48 इक्वल्स टू 0। ये तो इमेजिनरी आ रहा है, कहीं पे माइनस प्लस की गड़बड़ हुई क्या? अच्छा ये प्लस हो जाएगा, अपन एक्सपांशन करेंगे ना तो ये बीच वाली टर्म है तो ये प्लस हो जाएगा एक्चुअली। तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस आ जाएगा। तो 8 6 जा 48 आएगा, k इक्वल्स टू 8 एंड k इक्वल्स टू -6, है ना। तो k की दो वैल्यू आ रही है, ठीक है। कुछ इसमें कंडीशन तो बोली नहीं है ना। k इक्वल्स टू चेक कर लेते हैं कहीं पे कुछ हो रहा है क्या गड़बड़। 8 और -6, आंसर क्या है इसका? दोनों वैल्यू या तो चेक करनी पड़ेगी डिटरमिनेंट में रख के। -8 उल्टा होगा, -8 है +6 आ रहा है, -8 +6 6 -8 पे -8 पे -8 पे क्या हो रहा है एक बार रख के देखते हैं। -8 पे यदि k की वैल्यू अपन -8 लेते हैं इसने आंसर यही दिया ना, केवल +6 दिया है ना। पॉजिटिव वैल्यू पूछी थी क्या उसने? इंटीजर टाइप और ऑप्शन 1 से 9 तक करना था तो 6 आंसर होगा। नेगेटिव वाली टर्म अपन टाइप तो कर सकते नहीं है इसलिए। अच्छा ऐसा आप बोल रहे हो कि इसलिए उसने आंसर 6 ले लिया, पर ये तो गलत बात है ना। उसको लिखना तो चाहिए, लिखा है क्या कहीं उसने? लिखना चाहिए था वैसे कायदे से, उसको लिखना तो चाहिए था। हाँ हाँ ठीक है, वो लिख नहीं पा रहे अपन, है ना। लिखना तो उसको चाहिए था, नहीं दोनों चीज। ठीक है चलो चलो फोर्थ वाला बाकी फोर्थ वाला तो हो जाएगा, उसमें भी सीधे लास्ट वाली टर्म में आप समेशन लगा देना, फोर्थ वाला तो हो जाएगा। ठीक है हाँ, वो ऑप्शन में 1 से 9 तक ऐसा अपन बोल सकते हैं। पर जनरली तब भी क्या होता है ना, देखो कभी भी ऐसा नहीं है कि भाई देखो यदि ऑप्शन केवल वो ऑप्शन दे देता, कभी भी जैसे ऑप्शन भी होता है ना तो भी, और मान लो ऑप्शन में भी जैसे दो आंसर आ रहे होते हैं तो भी वो लिखता है देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ के इज, पॉसिबल वैल्यू ऑफ के ऐसा लिखना चाहिए उसको, है ना। ठीक है के नेचुरल होगा ना, क्योंकि समेशन ले जा रहे हैं के तक। हाँ ये एक लॉजिक सही है, ये आपका लॉजिक सही है। ये फिर भी जिसने बोल लॉजिक, पीयूष का लॉजिक रेलिवेंट है, पीयूष का लॉजिक रेलिवेंट है कि अपन ने के समेशन की बात करी है इसलिए के नेगेटिव नहीं हो सकता। दिस इज करेक्ट पॉइंट, क्योंकि अपन समेशन पे लगा रहे हैं ना, तो समेशन हमेशा केवल पॉजिटिव नंबर पे ही लगता है। हाँ ये मैंने नहीं देखा, ठीक है वेरी गुड पीयूष। तो वो जो के है इसलिए अपन जस्टिफाई करेंगे कि जो के की वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ये लॉजिकल बात है, एक तरह से देखा जाए सही है, सही ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे अब। अच्छा बिगनर बॉक्स 1 2 और 3 कर लिया क्या सबने? 1 2 3, 3 में कोई डाउट है क्या? 3 वाले में कोई डाउट है क्या किसी को? बिगनर बॉक्स 3 यदि करा हो तो नहीं है, कर लिया ठीक है। 10th और 11th कोई डाउट पूछ रहा है? 10th और 11th लगे हाथ डिस्कस कर ही लेते हैं, क्योंकि उसको भी है ना। क्वेश्चन नंबर 10th और क्वेश्चन नंबर 11th कौन सा बोल रहे हो बिगनर बॉक्स 3 में? हाँ 10th वाला ठीक है, वो मुझे कराना भी था, ठीक है। और एक 11th वाला, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बिगनर बॉक्स 3 में 2 पॉइंट्स P
a comma 0 and q minus a comma 0 are given. R is a variable point on one side of the line PQ such that angle RPQ minus angle RQP is 2 alpha. Find the locus of the point R. R का लोकस अपने को निकालना है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या करना है अपने को। a कॉमा 0, लेट्स से a को पॉजिटिव मान लेते हैं अपन, a को पॉजिटिव मान लेते हैं। यहां पे मैं p पॉइंट लिख देता हूं, लेट्स से a कॉमा 0। एक q पॉइंट इधर लिख देता हूं, लेट्स से माइनस a कॉमा 0। r पॉइंट, कभी भी जब आप लोकस निकालते हैं तो लोकस में यदि आप कोई पॉइंट एज्यूम करते हैं तो सिंपलेस्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग एज्यूम मत करना। कभी भी सिंपलेस्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग एज्यूम मत करना, थोड़ा सा मतलब डिफरेंट लेना, थोड़ा सा डिफरेंट लेना। लेट्स से मैंने यहाँ पे, अब जैसे आप बोलो ना आर सर अपन आर यहाँ पे मान लेते हैं, नहीं यहाँ पे मत मानो, वो है मेरा पॉइंट, है ना। कोई ऐसी अलग जगह मानो। लेट्स से मैंने आर यहाँ पे मान लिया, नीचे भी मान सकते थे, नीचे भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पर्टिकुलर मत मानो एक्सिस पे, या कोई जिसमें पर्टिकुलर चीज फिक्स हो जाए ना, वो मत मानो, ठीक है। लेट आर एच, इसको एच, ठीक है। आर पी क्यू, लेट से इसको थीटा 1 बोल देते हैं। आर क्यू पी, लेट से इसको थीटा 2 बोल देते हैं। तो कंडीशन क्या गिवन है, थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब इस कंडीशन को यूज करना है। ये दोनों फिक्स पॉइंट है, जो फिक्स पॉइंट है वो अपनी इक्वेशन में आ सकता है, वो अपने लोकस में आ सकता है। हाँ वो सेम क्वेश्चन है, सही बोल रहे हो आप, ठीक है ना। वो सेम क्वेश्चन, जो फिक्स पॉइंट है उसमें शायद बस स्क्वाट वॉट दिया हुआ है मेरे ख्याल से, तो ए अपने आंसर में आ सकता है। तो अपन सिंपली एक काम करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर में इस पे डालता हूं, तो ये डिस्टेंस तो k हो गई और ये वाली डिस्टेंस h हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये a माइनस h हो जाएगी ना, यहां से लेके यहां तक h, यहां से लेके यहां तक a, तो यहां से लेके यहां तक a माइनस h, और बिल्कुल ऐसे यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो a प्लस h हो जाएगी। डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, डिस्टेंस तो a प्लस h हो जाएगी। डायग्राम से मुझे tan थीटा 1 मिल जाएगा k अपॉन a माइनस h। आप बोलो सर tan ही क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस दो चीजें मुझे पता है, तो tan निकाल लो या cot निकाल लो, या cot भी निकाल सकते हो निकालना हो तो, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही tan थीटा 2 निकालेंगे तो क्या आएगा, k अपॉन a प्लस h। tan थीटा 1 आ गया, tan थीटा 2 आ गया, ठीक है। इसमें दोनों तरफ tan ले लो, आप दोनों तरफ tan ले लो, तो दोनों तरफ tan लेंगे तो tan थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल्स टू tan 2 अल्फा, ठीक है। tan a माइनस tan b का फॉर्मूला लगा देते हैं, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a into tan b is equals to tan 2 alpha। tan थीटा 1 कितना हो गया, k अपॉन a माइनस h। tan थीटा 2 कितना हो गया, k अपॉन a प्लस h अपॉन 1 प्लस this into this, तो k अपॉन a माइनस h into k upon a plus h is equals to 10, ठीक है। एलसीएम एलसीएम तो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा दिख रहा है यहाँ,
यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो के ए प्लस के एच माइनस के ए तो 2kh आ जाएगा, और यहाँ पर लेंगे तो a स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 10 to अल्फा। ठीक है, इधर लिख देता हूँ 10 to अल्फा को 1 by cot 2 अल्फा लिख लेते हैं। आप 10 to अल्फा भी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर शायद cot की फॉर्म में दिया हुआ है तो मैंने उसको 1 by cot 2 अल्फा लिख लिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो मेरे पास आ गया 2kh cot 2 अल्फा is equals to a square minus h square plus k square. So locus of h k 2xy cot 2 alpha is equals to a square minus x square plus y square, और इसको ले जाते हैं x square minus y square plus 2xy cot 2 alpha minus a square is equals to 0। पर सर जब r मूविंग है तो θ1 और θ2 कांस्टेंट कैसे होंगे? नहीं, बिल्कुल कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए तो अपन ने जो फाइनल आंसर निकाला है उसमें θ1 और θ2 कांस्टेंट नहीं आ रहा है। फाइनल आंसर से केवल वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, इसीलिए तो अपन ने θ1 θ2 को एलिमिनेट करा है। θ1 θ2 की वैल्यू रखी ना अपन ने a और h के टर्म्स में, इसीलिए तो इसको एलिमिनेट करा अपन ने। बताओ θ1 θ2 नहीं है, केवल जो वेरिएबल टर्म है उसको एलिमिनेट करना बस आपको। θ1 θ2 वेरिएबल था अपना, है ना। मतलब क्या हो रहा होगा कि ये एंगल चेंज हो रहा है, मतलब समझ आ रहा है लोकस कैसे बन रहा है। θ1 भी चेंज हो रहा है, मतलब r मूव कर रहा है। r मान लो r यहाँ की जगह यहाँ होता तो θ1 अलग होता, θ2 अलग होता। तो वो क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि ठीक है आप θ1 चेंज करो, θ2 भी चेंज करो, ठीक है, पर कुल मिला के θ1 माइनस θ2 की वैल्यू हमेशा क्या रहनी चाहिए? 2 अल्फा रहनी चाहिए बस। चलो लिख लिया क्या? एक क्वेश्चन नंबर 11th भी किसी ने पूछा है। क्वेश्चन नंबर 11th है फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस
x cos alpha plus y sin alpha is equals to A and x sin alpha minus y cos alpha is equals to B, where alpha is the variable। ठीक है, जहां पे बोल रहा है कि अल्फा क्या है अपने पास, वेरिएबल, अल्फा इज द वेरिएबल। ठीक है, दो तरीके हैं, दो तरीके हैं क्वेश्चन करने के। एक तो ये कि सीधा सीधा अपन इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लें। ठीक है, मैं मान लेता हूं सबसे पहले तो किसका लोकस निकालना है, इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस निकालना है ना। लेट द इंटरसेक्शन पॉइंट इज एच के। जिस भी पॉइंट का लोकस निकालना होता है सबसे पहले उसको क्या करते हैं, एच के मान लेते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट एच के। एक तरीका तो मेरे पास ये है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालूं, एक्स कोऑर्डिनेट को एच के बराबर कर दूं, वाई कोऑर्डिनेट को के बराबर कर दूं, फिर अल्फा को एलिमिनेट करें। ठीक है, दूसरा तरीका जो इस क्वेश्चन में पॉसिबल हो रहा है, हर क्वेश्चन में नहीं होगा लेकिन इस क्वेश्चन में पॉसिबल हो रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में पॉसिबल हो रहा है क्या कि एच के दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो एच के इसको भी सेटिस्फाइड करेगा और एच के इसको भी सेटिस्फाइड करेगा, दोनों को सेटिस्फाइड करेगा ना एच के। तो एच के मान लो इसमें रखा दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू ए, इसमें रखा दिस इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, अब अपना टारगेट क्या है, अपना टारगेट तो बस ये है कि उस अल्फा को एलिमिनेट करना है ना। अपना टारगेट अल्फा को एलिमिनेट करना है, तो इसको एलिमिनेट करने का सबसे अच्छा तरीका ये हो रहा है कि आप दोनों का स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग और एडिंग करेंगे दोनों का, तो एच स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 के साइन अल्फा कॉस अल्फा, इधर करा अपन ने एच स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस के स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 के साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कैंसिल, एच स्क्वायर कॉमन ब्रैकेट में 1 प्लस के स्क्वायर कॉमन ब्रैकेट में 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच के की जगह एक्स वाई रख देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा ऐसा। ठीक है, तो कुल मिला के अपना टारगेट एक ही है बस। देखो जितनी भी लोकस की प्रॉब्लम यदि आपने करी हो तो कुल मिला के टारगेट अपना एक ही चल रहा है कि जो वेरिएबल है उस वेरिएबल को अपने को एलिमिनेट करना है, बस कैसे भी करके उस वेरिएबल को आप एलिमिनेट करो बस। ठीक है, उस तरह से दो लाइन का इंटरसेक्शन एक से ज्यादा बार हो सकता है क्या, नहीं, दो लाइन का इंटरसेक्शन तो एक ही होगा, लेकिन यदि आप लाइन वेरी करा रहे होगे, उत्कर्ष आप समझ रहे हो भाई, मान लो मैंने ये दो लाइन बनाई, इन दो लाइन का तो इंटरसेक्शन एक ही होगा, लेकिन यदि लाइन वेरिएबल है तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट भी वेरिएबल हो रहा है ना। तो एक्चुअली बात क्या हो रही है कि अल्फा वेरिएबल है, तो अल्फा वेरिएबल होने से क्या हुआ कि ये दोनों लाइंस वेरी कर रही है, तो उनके वेरी करने से क्या हो रहा है, कभी एक लाइन ये है, फिर कभी दूसरी लाइन ये वाली लाइन ऐसी हो गई, फिर कभी ये वाली लाइन ऐसी हो गई, तो वो लाइन चेंज होने से क्या हो रहा है कि इंटरसेक्शन पॉइंट चेंज हो रहा है। इसलिए आपको लग रहा होगा कि यार इंटरसेक्शन पॉइंट तो एक ही आ गया, उसका लोकस क्या आएगा, है ना, उसका लोकस इसलिए आ रहा है क्योंकि लाइंस चेंज हो रही है, तो इसलिए उनका इंटरसेक्शन पॉइंट भी चेंज हो रहा है। आई बात समझ में। इन सेंटर के लिए साइड्स अरेंज करते नहीं आ रहा है, बिगनर बॉक्स 2 में क्वेश्चन नंबर 10th में, बिगनर बॉक्स 2 में क्वेश्चन नंबर 10th में इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल
दिस अच्छा ठीक है, मैं एक बार बता देता हूँ उसमें भी। हाँ, कि वो इन सेंटर जब आप निकालते होंगे ना तो उसमें वो साइड के लिए थोड़ा सा दिक्कत आती होगी ना, वो बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10th, बिगनर बॉक्स 2 में क्वेश्चन नंबर 10th है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे वो इन सेंटर का जो फॉर्मूला अपन ने लिया ना, इन सेंटर का फॉर्मूला क्या था, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ठीक है, तो हमें जैसे x1 y1, x2 y2, x3 y2, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, है ना। तो देखो आप जब ये फॉर्मूला लगाओगे ना, इन सेंटर का क्या था, इन सेंटर का फॉर्मूला ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। तो आप किसी को भी x1 y1 मानो, किसी को भी x2 y2 मानो, है ना, किसी को भी x3 y3 मानो, ठीक है, उससे दिक्कत नहीं है, x1 y1 किसी को भी मान सकते हो, x2 y2 भी किसी को भी मान सकते हो, x3 y3 भी किसी को भी मान सकते हो। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जिसको आप x1 y1 मानोगे उसकी ऑपोजिट वाली साइड a होगी। मतलब ये x1 इससे मल्टीप्लाइड होगा, ये x2 इससे मल्टीप्लाइड होगा और ये x3 इससे मल्टीप्लाइड होगा। बस ये ध्यान रखना, आप किसी को भी x1 y1 मानो, किसी को भी x2 y2 मानो, उससे दिक्कत नहीं है। किसी का x कोऑर्डिनेट है तो वो उसकी ऑपोजिट साइड से मल्टीप्लाई होगा, किसी का x2 उसकी ऑपोजिट साइड से मल्टीप्लाइड होगा, और किसी का x3 उसकी ऑपोजिट साइड से मल्टीप्लाइड होगा। फॉर एग्जांपल मुझे जैसे क्वेश्चन में बोला है कि एक 0,6 है ना, और वैसे तो डायग्राम से भी बहुत इजीली हो जाएगा, तो लेंथ निकालना अपने लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, एक मेरे पास है 0,6 और एक पॉइंट है मेरे पास 8,0 और फिर 8,0 यहां पर आ गया, और एक पॉइंट है 8,12 मतलब 8,12 यहां पर आ गया, ऐसा हो गया। ठीक है, तो कुछ नहीं, अपन सीधे सीधे लेंथ निकाल लेंगे। जैसे 64 36, ये लेंथ 10 हो गई डिस्टेंस फॉर्मूले से, ये वाली लेंथ 12 हो गई, ओरली समझ में आ रही है, ठीक है, और ये वाली लेंथ भी 10 हो जाएगी अपने पास। ठीक है, ये दोनों 10 हो गई। ठीक, तो अब आप सीधे सीधे बस कैसे लगाओगे, 8, अब किसी को भी x1 y1 मानो, मुझे तो मतलब ही नहीं है ना, 8 इंटू दिस 10 प्लस 12 इंटू दिस 0 प्लस 10 इंटू दिस 8 अपॉन a प्लस b प्लस 10 प्लस 10 प्लस 12, बिल्कुल ऐसे ही y वाला मान लेना, हो जाएगा। क्लियर है सबको? ठीक है, ठीक है, चलो अब बढ़ते आगे अपन। ठीक है, इट इज पॉसिबल लाइन बिहेव लाइक अ वेव, आयुष कर तो सकते हैं ऐसा, पर अभी अपने सिलेबस में ऐसी कोई चीज नहीं आएगी, अपने सिलेबस में ऐसी कोई चीज नहीं आएगी, है ना।
बेटा 2 मिनट 1 मिनट रुकना पड़ेगा आपको, मुझे ना चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा, नहीं तो क्लास अपनी ब्रेक हो जाएगी बीच में। 1 मिनट आप वेट कर। चलिए, तो नेक्स्ट अब अपन स्टार्ट करते हैं इसमें। ठीक है, यहां तक हो गया अपना। अब नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं इसमें स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब अभी तक आप ऐसा मान लो कि एक तरह से अभी तक तो अपना केवल क्या बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा था। ठीक है, अलग अलग बार को शिफ्ट कर लीजिए सर। नहीं, वो नहीं हो पाएगा, वो दिख रहा है ना आपको, वो शिफ्ट करने में दिक्कत आएगी। कैमरा एंगल, अरे वो थोड़ा सा क्या चार्जिंग की प्रॉब्लम है बेटा, थोड़ा सा इसलिए मैनेज कर लो, हो जाएगा तो ठीक है ना। दिख तो रही है ना, दिखने की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ बस ठीक है, मैं उतना ही पार्ट यूज करूंगा, वो मुझे पता है वो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, अपन थोड़ा उतना ही पार्ट यूज करेंगे ना। हाँ ठीक है, तो अब अभी तक अपन क्या है कि बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे थे। मतलब अब आपका बेसिक स्ट्रेट लाइन स्टार्ट होगा एक तरह से, स्ट्रेट लाइन की बात। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अरे टाइम वेस्ट नहीं हुआ। ओम ओम बोल रहा है कि बिगनर बॉक्स के क्वेश्चन में ही टाइम वेस्ट कर दिया। कभी कभी कुछ चीज बताने, आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज क्लियर होनी जरूरी है। ठीक है ना, तभी आगे बढ़ पाते हैं। वो मुझे ही पता है कि टाइम लगता है, लेकिन कभी कभी करना पड़ता है यार। डिस्कस नहीं करेंगे, मैथ्स में क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे तो क्या फायदा, थ्योरी पढ़ाता जाऊंगा तो उससे थोड़ी ना काम है ना। हाँ, यूटिलाइज वो सही है, यूटिलाइज करिए। ठीक है, फॉर्म नंबर डाला, हाँ डाला डाला। ठीक है, चलो, तो ax plus by plus c is equals to 0. This is the general equation of the straight line. General. A and B both cannot be 0 simultaneously.
ठीक है। जनरल इक्वेशन है x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, a एंड b बोथ कैन नॉट बी 0 साइमल्टेनियसली। ठीक है, राइट। कि हाँ, अब थोड़ी चालू हो गई कि a और b दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते हैं। ठीक है, a और b दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। a 0 हो सकता है, b 0 हो सकता है, कोई एक वैल्यू 0 हो सकती है। ठीक है, तो एक्स वाई में आप कोई भी लीनियर इक्वेशन लिखेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और एग्जांपल लेट्स से ये मैंने लिख दिया, ये एक स्ट्रेट लाइन है x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0। लेट्स से ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 7 लिखा, ये भी स्ट्रेट लाइन है। x इज इक्वल्स टू माइनस 5 लिखा, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। x इक्वल्स टू 0 लिखा, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये सारी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन है। इवन कोफिशिएंट्स कभी आपके पास इरेशनल टाइप के आ जाए, मैंने बोला √2 माइनस एक्स प्लस √3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये भी मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये सब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। एक्स वाई में कोई भी लीनियर इक्वेशन आप लिखते हैं वो स्ट्रेट लाइन है। उसमें ये मेरे ख्याल से सबको पता होगा कि y इज इक्वल्स टू के, यदि मैं लिखता हूं, मतलब एक जनरल बात में लिख देता हूं कि y इज इक्वल्स टू के यदि मैं लिखता हूं तो दैट इज लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट मतलब लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड x इज इक्वल्स टू k मतलब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। है ना? तो जैसे मैंने y इक्वल्स टू 7 लिखा है तो ये किस टाइप की लाइन की इक्वेशन हो गई? पैरेलल टू x एक्सिस। और y इक्वल्स टू 7 का मतलब ये है, y इक्वल्स टू 7 का मतलब ये है कि अपन उस लाइन पे कोई भी पॉइंट लेंगे। y इक्वल्स टू 7 का मतलब क्या है कि आप उस लाइन पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो हमेशा 7 रहेगा। उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जो है 7 रहेगा। x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, x जरूर नहीं कि x कोऑर्डिनेट 0 हो। जैसे आज ये कोई कंफ्यूजन हो गया था कि एक इक्वेशन मैंने यूज करी तो y इक्वल्स टू 7 का मतलब कोई x इक्वल्स टू 0 समझ लेता है। नहीं, यदि मैंने बोला लाइन की इक्वेशन y इक्वल्स टू 7 है, इसका मतलब हर पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट 7 फिक्स है, पर वो x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। वो x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही x कोऑर्डिनेट फिक्स है, x इक्वल्स टू -5 है तो x कोऑर्डिनेट -5 होगा, लेकिन उस पर y कोऑर्डिनेट जो है वो कुछ भी हो सकता है ना? तो ये तो अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब लाइन में क्या क्या चीजों की अपन बात करते हैं, ठीक है, वो अपन लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन स्लोप की, लाइन का स्लोप। ठीक है ना, ये लिख लेना, एक बार लिख लो तो ये slope of line. What is slope? Tangent of angle टेंजेंट, टेंजेंट मतलब tan थीटा, टेंजेंट मतलब tan थीटा, which line makes from positive x-axis anti-clockwise. ठीक है, व्हाट इज द स्लोप? लाइन का स्लोप क्या है?
टेंजेंट स्लोप मतलब इसको अपन ग्रेडियंट भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे ग्रेडियंट भी लिखा हुआ आ जाए तो कंफ्यूज मत होना बेटा, कहीं कहीं पे वो ग्रेडियंट भी बोल देते हैं, ठीक है। टेंजेंट tan theta of angle which line makes from positive x-axis anti-clockwise, ठीक है। हाँ, पैरेलल मीन्स तो जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं 2-3 लाइन की बात करता हूँ। मान लो एक लाइन मैंने ऐसी बना दी, लेट्स से एक लाइन मैंने ऐसी बना दी, लेट्स से एक लाइन मैंने ऐसी बना दी, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब इधर वाला। हाँ, dy बाय dx भी होता है, dy बाय dx भी होता है, पर अभी अपन डिफरेंशिएशन के थ्रू नहीं जा रहे हैं, अभी अपना डिफरेंशिएशन में कोई रोल नहीं होगा, ठीक है ना। अभी अपन सिंपल एक्स वाई एक्सिस की बात करेंगे, एक्स वाई एक्सिस से, ठीक है। तो हाँ, y2 माइनस y1 तो सब होता है, उसका बेसिक 1 बाय 1 स्टेप समझते जाओ अभी, ठीक है ना। सब बहुत सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी है, मेरे को पता है ना, पर अपन स्टेप वाइज आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। तो मैंने अभी स्लोप क्या बोला है कि कोई भी लाइन आप लोगे तो वो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब इधर वाला, दिस इज पॉजिटिव के साथ एंटी क्लॉकवाइज मतलब दिस, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, उधर से लेकर हमेशा उधर से, हमेशा उधर। तो ये जो थीटा अपन ने निकाला है इसका टेन थीटा, ये जो थीटा अपन ने निकाला है ना इसका टेन थीटा, इसका टेन थीटा, दैट इज द स्लोप। इसको अपन m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो थीटा अपन ने निकाला है इस थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेके पाई तक। थीटा यदि आप 0 लोगे तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी। थीटा यदि अपन 90 लेंगे तो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगी, और इसके स्लोप की वैल्यू आप 0 बोल सकते हो, और इसके स्लोप की वैल्यू आप नॉट डिफाइंड बोल सकते हो, 1090 नॉट डिफाइंड बोल सकते हो, ठीक है। तो ये तो एक सबसे बेसिक बात हो गई लाइन के लिए। यहाँ भाई लाइन का जो स्लोप होता है, मतलब स्लोप एक तरह से मान लो कि लाइन की डायरेक्शन बता रहा है, जैसे वेक्टर में अपन डायरेक्शन की बात करते हैं तो उस तरह की डायरेक्शन की ये बात कर रहा है, ठीक है ना। मतलब अपने को स्लोप की वैल्यू से ये पता लग जाएगा कि लाइन मुझे अप्रोक्स कैसी बनानी है, लाइन ऐसी बनानी है, ऐसी बनानी है, अप्रोक्स मुझे कैसी बनानी है वो अपने को पता लग जाता है। स्लोप नॉट डिफाइंड से क्या मतलब है? स्लोप नॉट डिफाइंड से मतलब स्लोप क्या है, देखो एक वैल्यू आएगी, तो नॉट डिफाइंड का मतलब यही है कि वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना, थीटा जो है एक्स एक्सिस पे जो है वो 90 डिग्री बना रहा है, मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस बस। तो कभी भी स्लोप नॉट डिफाइंड बोल दिया मतलब लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गई, क्योंकि स्लोप अपन ने डिफाइन करा है 1090, तो 1090 तो फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है। इसका और डिफरेंशिएशन का कुछ रिलेशन है ना? हाँ, वो डिफरेंशिएशन dy बाय dx आप जो लिखते हैं ना, dy बाय dx का मतलब ये होता है कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, तो वो एक तरह से चेंज इन y इनटू चेंज, वो स्लोप से मुझे पता लग जाता है। इसकी m क्या लिखा है, m स्लोप का रिप्रेजेंटेशन है, अपन स्लोप को जो है वो m से रिप्रेजेंट करेंगे, इन फ्यूचर जो है स्लोप को अपन m से रिप्रेजेंट करेंगे।
ठीक है। अब इसमें देखो एक चीज और मुझे पता लगती है, जैसे अपन बहुत सी बार क्या हुआ ना, देखो कोऑर्डिनेट में अपन डायग्राम का भी यूज करते हैं, लाइंस भी मैं बनाता जाता हूं, है ना। तो एक चीज मुझे ये पता लगती है इसमें कि यदि स्लोप, जैसे थीटा की रेंज मैंने कहां से कहां तक बताई, 0 से लेके पाई तक बताई। थीटा की रेंज, ग्रेडियंट उसी का नाम है, स्लोप कोई ग्रेडियंट भी अपन बोलते हैं। थीटा की रेंज 0 से पाई तक बताई। तो ये आपको सबको पता है कि थीटा यदि 0 से 90 लेंगे तो टेन थीटा पॉजिटिव आएगा। थीटा 0 से 90 लेंगे तो टेन थीटा पॉजिटिव आएगा। थीटा 90 से 180 लेंगे तो टेन थीटा नेगेटिव आएगा, है ना। तो इसलिए क्या होता है कि अपन एक कंसेप्ट ये यूज कर सकते हैं कि मुझे स्लोप, और देखो इसका मतलब ये, लेट से मैंने आपको बोला स्लोप की वैल्यू 2/3 है, या लेट से मैंने बोला स्लोप की वैल्यू -3/5 है, या लेट से मैंने बोला स्लोप की वैल्यू 1/5 है ना। तो मुझे पता है कि पाई इंक्लूड नहीं है, पाई इंक्लूड नहीं है क्योंकि पाई 0 एक ही बात है, 0 भी वही होगा और पाई भी वही होगा। तो अपन ने 0 को इंक्लूड कर रहा था, पाई को नहीं कर रहा था इसमें। तो स्लोप पॉजिटिव आने का मतलब मुझे एक चीज समझ में आ गई कि टेन थीटा 2/3 है, तो इसका मतलब जो थीटा है वो एक्यूट एंगल होना चाहिए। टेन थीटा जो है वो -3/5 है, तो जो थीटा है वो ऑब्ट्यूस एंगल होना चाहिए। तो थीटा यदि एक्यूट एंगल होगा तो लाइन ऐसी जाएगी, ऐसी। और थीटा यदि ऑब्ट्यूस एंगल है, थीटा यदि ऑब्ट्यूस एंगल है तो फिर लाइन ऐसी जाएगी आपके पास। ऑब्ट्यूस क्यों, इधर से लेना है ना, क्योंकि एंगल तो इधर से लेना है, ये एंगल तो इधर से लेना है मुझे। तो इसलिए एक चीज फिक्स हो गई, नहीं क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट फिक्स नहीं होता, क्वाड्रेंट की बात नहीं कर रहा था अपन, केवल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। उसमें क्वाड्रेंट फिक्स, क्योंकि ये लाइन तो मैं यहां से ही बना सकता हूँ ना, ये वाली लाइन में इधर भी बना सकता हूँ, इसका भी स्लोप पॉजिटिव रख सकते हैं। तो क्वाड्रेंट फिक्स नहीं होता है उससे, क्वाड्रेंट की बात नहीं। मैं बस इतनी सी बात कर रहा हूं कि यदि थीटा एक्यूट एंगल होगा तो लाइन की डायरेक्शन ऐसी होगी, और यदि थीटा ऑब्ट्यूस एंगल हुआ, मतलब टेन थीटा नेगेटिव हुआ, तो लाइन की डायरेक्शन ऐसी जाएगी। अब वो वाले यहां से बनाओ, आप इधर से बनाओ, वो इधर से भी ऑब्ट्यूस एंगल बन सकता है। स्लोप से क्वाड्रेंट का कोई रिलेशन नहीं है, स्लोप से क्वाड्रेंट का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। एक्यूट एंगल मैं यहां से भी बना सकता हूं, यहां से भी बना सकता हूं, यहां से भी बना सकता हूं, ओरिजिन से पास होते हुए भी बना सकता हूं। ऑब्ट्यूस एंगल इधर से भी बन सकता है, ओरिजिन से पास होते हुए भी बन सकता है, इधर से भी बन सकता है। भाई मान लो मैंने यदि ये बनाई है, तो अब इसमें आप बोलोगे स्लोप कैसे है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब इधर की डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब ये नहीं, हाँ मतलब मान लो है तो यही पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पर ये वाली डायरेक्शन है। तो यदि ये लाइन बनाई है तो इसका स्लोप ऐसे निकल करूंगा, ऐसा, ठीक है। तो इसलिए क्वाड्रेंट का स्लोप का कोई रिलेशन नहीं है। स्लोप देख के मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि लाइन इधर से जाएगी कि इधर से जाएगी, स्लोप देख के मैं बस ये बताऊंगा कि लाइन ऐसी जाएगी ऐसी जाएगी। हाँ अब उसमें थोड़ा बहुत देखो, मैं एक चीज बताता हूँ, थोड़ी सी एक्यूरेसी अपन थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करें तो और भी चीजें पता लगती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने बोला एक लाइन का स्लोप 1 है और एक लाइन का स्लोप √3 है, ठीक है। एक लाइन का स्लोप 1 है और एक लाइन का स्लोप √3 है, तो मुझे पता है टेन थीटा 1 तो थीटा 45, टेन थीटा √3 तो थीटा 60 डिग्री। तो जब मैं स्लोप 1 वाली लाइन बनाऊंगा और स्लोप √3 वाली लाइन बनाऊंगा, तो स्लोप √3 वाली लाइन को थोड़ा सा उससे ज्यादा इंक्लाइनेशन पे लूंगा, अप्रोक्स, अप्रोक्स मतलब कोई अपन ऐसे मेजर करके नहीं बना रहे हैं, है ना। यदि आप डायग्राम से कोई चीज देखना चाह रहे हो, एग्जैक्ट देखना चाह रहे हो, उस केस की बात कर रहा हूं मैं, अदरवाइज तो ऐसी जरूरत भी नहीं पड़ती। पर फिर भी रिलेटिव यदि मैं बात करूं कि आपने किसी लाइन का स्लोप 1 दिया है और किसी लाइन का स्लोप √3 दिया है, ठीक है। तो यदि मेरी कोई लाइन ऐसी जा रही है और कोई लाइन ऐसी जा रही है, ठीक है, तो मैं बता सकता हूं ये 1 वाली लाइन होगी, √3 वाली लाइन होगी।
ठीक है, ट्राइंगल बना बता सकते हैं ना कि कौन सा ट्राइंगल है, वही ट्राइंगल बना बता सकते हैं, पर उसके लिए भी आपको लाइन एग्जैक्ट बनानी पड़ेगी, और हर बार अपने को एंगल भी नहीं पता लगता ना भाई, हर बार आपको एंगल नहीं पता लगेगा ना। तो जैसे मान लो अब 2/3 आ गया, अब इसमें एंगल कैसे बताओगे, एंगल भी नहीं पता लगता, तो बहुत सी बार वो जो आप सोच रहे हो ना वो एग्जैक्ट नहीं पता लग पाता हर बार, तो इसलिए ऐसा भी नहीं कि अपने को एग्जैक्ट पता लग जाएगा ऐसा। ठीक है, हाँ ठीक है, आई बात समझ में, स्लोप के बारे में क्या क्या कर सकते हैं क्या क्या नहीं कर सकते हैं, और कोई डाउट किसी का स्लोप के बारे में नहीं है, चलो बहुत बढ़िया। तो ठीक है, चलो अब टाइम भी हो गया अच्छा आपको अपना, है ना। चलो तो ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है ना। चलो, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।